नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, हम जो समाज का चैप्टर लेके आपके समक्ष चल रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। तो देखो साथियों, जो हम ये समाज पढ़ रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, जो एसआई और यूपी और एसएससी जीडी, ठीक, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने आपसे पहले दिन ही वादा किया था। तो उसी के तहत आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज का सीजन की आज कौन सा समास था। आज था कर्मधारय समास। तो आज कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। ठीक, तो कर्मधारय समास क्या होता है। देखो, अब कर्मधारय समास की क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे परिभाषा। वह समास जिसके पद, अब लिख लो यहाँ पे कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक, वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे कर्मधारय समास होगा। देखो, वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो, तो वहां कौन सा समास होगा, वहां पे कर्मधारय समास होगा। और किताबों में क्या लिखा होता, किताबों में लिखा होता है जिसका प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष हो। ठीक है, तो वो देखो इनके भेदों में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते कि अगर हम ये लिखवा देंगे ना, तो आगे अगर वो चीज पूछ लिया गया ना कि कौन सा इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है। और कर्मधारय समास जो होते हैं, कर्मधारय समास भी कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देख लो, अब देख लो इसके उदाहरण देख लो। ठीक, इसके उदाहरण देख लो। अब जैसे जैसे कह दिया गया काला आदमी, ठीक है, काला आदमी। तो देखो, आदमी और काला, ठीक, काला आदमी क्या है, विशेष। आदमी है विशेष और काला क्या है, विशेषण। काला है विशेषण। देखो, विशेष से कहते हैं किसे, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उसे वो क्या होता है, वो विशेष होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखो, काला क्या है, काला है विशेषण, क्योंकि काला आदमी की विशेषता बता रहा है ना। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो विशेषण कहते हैं ना, कि जिसकी विशेषता बताई जाए। यानी कि काला आदमी क्या है, आदमी विशेष है। और काला क्या है, काला है विशेषण। ठीक, और देख लो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिख लो नील और कमल, यानी नील मतलब होता है नीला और कमल। यहाँ पे क्या है, कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। कमल की विशेषता कौन बता रहा है, वो बता रहा है नीला, कि कैसा कमल है, कमल कैसा है, नीला कमल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो, अब आगे इसमें देख लो कि इसमें कि देखो, कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिख लो। नंबर एक विशेष, या लिख लो विशेषण। ठीक, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। अब देखो, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास अगर कहा जाए, देखो विशेषण यानी पूर्व का मतलब पहला पद क्या हो, विशेषण हो। जैसे कि देख लो,
लिखा है जैसे पीला वस्त्र, पीला वस्त्र, ठीक, पीला वस्त्र। तो पीला देखो क्या है, पहला क्या है, पहला पद विशेषण है ना, पहला पद विशेषण यानी किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है, वस्त्र की। वस्त्र कैसा है, वस्त्र पीला, ठीक है। अब आता है दूसरा, दूसरा आता है विशेष्य, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेष पूर्व कर्मधारय, पूर्व पद कर्मधारय समास। देखो विशेष पूर्व का मतलब क्या होता है, यानी पूर्व पद कैसा हो, विशेष हो। जैसे कि लिख लो चरण कमल, चरण कमल, ठीक, चरण कमल, जैसे चरण कमल लिखा तो यहाँ पे क्या है, चरण कमल, यानी कि चरण कैसे हैं, चरण कैसे, कमल के समान। तो जिसका क्या है, पहला पद क्या हो गया, पहला पद विशेष हो गया ना, यानी कि विशेष किसकी विशेषता बता रहा है, कौन, कमल विशेषता बता रहा है किसकी, चरण की। तो चरण क्या हो गया, चरण हो गया विशेष, और कमल क्या हो गया, कमल क्या हो गया, कमल हो गया विशेषण, ठीक है। कमल क्या हो गया, कमल हो गया विशेषण। अब देख लो नंबर 3, नंबर 3 आता है कि विशेषणों, विशेषणों भय, विशेषणों भय कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखो विशेषणों भय, विशेषणों भय का मतलब क्या होता है, जब इसे संधि करेंगे इसकी तो ये क्या बनेगा, विशेषण, विशेषण उभय, ठीक है ना, विशेषण उभय। तो देखो उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों, यानी कि दोनों पद जिसके क्या हो, दोनों पद जिसके विशेषण, दोनों पद जिसके विशेषण हो, तो वहां पे कौन सा होगा, वहां पे होगा विशेषणों भय कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल देख लो, एग्जांपल कहता है जैसे, जैसे देख लो लिखा है कृता, कृता कृत, कृताकृत, जैसे कृताकृत लिखा तो देखो कृताकृत का जो वो कृताकृत मीन्स होता है किया और बे किया, किया और बे किया। देखो किया और बे किया दोनों अपने अपने विशेषण, यानी कि दोनों अपने अपने विशेषण है ना, किया भी और बे किया यानी कि नहीं भी किया, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों है विशेषण। अब आते हैं देख लो नंबर 4, नंबर 4 कहता है विशेष्यो भय, विशेष्यो भय, विशेष्यो भय कर्मधारय समास। विशेष्यो भय कर्मधारय समास। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जिसके दोनों पद कैसे हों, दोनों पद विशेष हों, दोनों पद विशेष हों, तो वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे विशेष्यो भय समास। जैसे एग्जांपल देख लो, इसके उदाहरण देख लो, जैसे लिखा है आम, आम्र वृक्ष, ठीक, आम्र वृक्ष। अब देखो आम्र वृक्ष, और जैसे लिख लो आम्र फल, आम्र यानी कि आम फल। देखो आम, आम क्या है, आम भी एक अपना अपनी एक विशेषता बताता है, ठीक, और ये क्या है, फल, फल भी एक विशेष है और आम भी एक विशेष है। आम्र, आम्र और वृक्ष, आम्र भी देखो विशेष है, और क्या, वृक्ष भी क्या है, वृक्ष भी क्या है, वृक्ष भी कैसा है, वो भी विशेष है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास के कितने 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, फिर विशेष कर्मधारय समास, फिर विशेषणों भय कर्मधारय समास, और फिर विशेष्यो भय कर्मधारय समास। और इनके चारों के देखो उदाहरण भी देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे डाल लो, नेक्स्ट यहाँ पे डाल लो द्विगु समास। अब नेक्स्ट यहाँ पे डाल लो द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखते हैं द्विगु समास के बारे में। तो देखो द्विगु समास कहता है, तो द्विगु समास कहता है कि जिसका, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची, जिसका प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद कैसा हो, उत्तर पद कैसा हो, उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। प्रथम पद संख्यावाची, और संख्यावाची का मतलब क्या होता है, संख्यावाची का मतलब होता है गिनती, गिनती। संख्यावाची का मतलब क्या होता है, गिनती यानी कि काउंटिंग, ठीक है। जिसका प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद कैसा हो, उत्तर पद प्रधान हो, तो वहां पे कौन सा होता है, वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे कि देख लो, और एक नोट और लिख लो, एक नोट और लिख लो, तब एकदम क्लियर हो जाएगा।
नोट लिख लो। नोट है कि गिनती में, और गिनती में भी कौन कौन आते हैं, देखो गिनती में कौन कौन आते हैं, जैसे जैसे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, और 1 से लेकर 9 तक, और क्या होता है 1 से लेकर 9 तक, और 0 से लेकर, और देख लो 11 से लेकर 99 तक क्या होता है, 11 से लेकर 99 तक कौन सी होता है, 11 से लेकर 99, देखो जहां पे, यहाँ पे क्या होगा 10 और 1, 10 और 1, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसके आगे पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, वहां पे ये होता है कि वहां पे और तोड़ने पर और, अथवा, या ये अगर बीच में आ जाए ना तो वहां पे क्या होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे जब द्वंद्व समास पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो, ये आ जाए, ठीक है, 1 से 9 तक काउंटिंग आ जाए। अब देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखो इसको हम ये तो कह नहीं सकते 5 और 4, 5 और 4 तो क्योंकि बिल्कुल सटीक नहीं बोल सकते यार। हम इधर ये भी कह सकते हैं ना कि 6 और 3, 6 और 3, तो 6 3 भी तो 9 होते हैं ना, नहीं कह सकते ना, इसलिए इसका हम विग्रह नहीं कर सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि जिसके, यानी कि जिनके अंकों में, यानी कि अंकों में लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, वहां कौन सा होता है, वहां भी द्विगु समास होता है, वहां भी द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है भाई लोग, द्विगु समास वहां पे होता है। अब देख लो कैसे, अब उदाहरण देख लो इसके, अब उदाहरण इसके देख लो, उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है देखो, नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची। नवरात्र का मतलब देखो 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह क्या कहलाता है, नवरात्र कहलाता है। अब देख लो प्रथम पद कैसा हो गया इसका, प्रथम पद एक संख्यावाची हो गया, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग वाला 9 आ गया ना, प्रथम पद संख्यावाची हो गया और 9 रातों का समूह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उत्तर पद इसका प्रधान हो गया, उत्तर पद इसका प्रधान हो गया। और भी देख लो, जैसे लिखा है नवग्रह, नवग्रह, ठीक, नवग्रह लिखा, तो यहाँ भी क्या होगा, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक, 9 ग्रहों का समूह आ जाएगा। जैसे लिख दो यहीं पे अठन्नी, अठन्नी, देखो अठन्नी क्या होता था, कुछ समय पहले अठन्नी चलती थी, ठीक है, यानी कि 1 रुपए में कितनी होती थी, 2 अठन्नी होती थी, 1 रुपए में 2 अठन्नी होती थी, और अठन्नी कितनी होती थी, 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, अठन्नी कितनी होती थी, 50 पैसे। तो यहाँ क्या होगा, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह, ठीक, 8 आनों का समूह। तो देखो वो आने बोले जाते थे ना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, ठीक है, ऐसे बोला जाता था उन्हें, ठीक। और भी देख लो, तो देख लो दर्जन जैसे आ जाए, दर्जन, अगर दर्जन आ जाए तो क्या लिखेंगे, यानी कि 12 वस्तुओं का समूह, 12 वस्तुओं का समूह, या 12 चीजों का समूह, 12 वस्तुओं या 12 चीजों का समूह क्या कहलाता है, दर्जन कहलाता है। तो क्या होगा, द्विगु समास को बहुत ही अच्छे से हमने क्या किया, वो समझा, द्विगु समास को बहुत ही अच्छे से समझा। और ये चीज हमेशा याद रखना, 0 भी आ जाए जिसके आगे, ठीक, 0 आ जाए, जैसे गिनती में कौन कौन आते थे, 10, 20, 30, 40, ये आ जाए, तो कौन सा होता था, कौन सा होगा, इसमें होगा द्विगु समास, इसमें होगा द्विगु समास, ठीक, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हेडिंग डाल लो यहाँ पे, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास होता है कि जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान, जिसके दोनों पद प्रधान हो, वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और देख लो द्वंद्व समास यहाँ पे होता है, और इनके बीच जो होगा ना, इनके बीच जो होगा वो क्या होगा, इनके बीच जब, यानी कि इन्हें हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर इनके बीच में कौन कौन से, और, अथवा, या इत्यादि शब्द जो होंगे ना वो आएंगे,
इत्यादि शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे द्वंद्व समास होगा। वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास भी कितने प्रकार के होते हैं साथियों, द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास भी कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि द्वंद्व समास, पहले ये देख लो उसके बाद उनके टाइप भी देख लेते हैं। द्वंद्व समास अब देख लो, जैसे लिखा है माता पिता, माता पिता, ठीक, माता पिता। अब इसको जब, इसका जब विग्रह करेंगे ना तो वो क्या होगा, वो होगा माता और पिता, माता और पिता, क्या होगा, माता और पिता। अब देखो, और ऐसा नहीं बोलना कि घर में देखो माता की मम्मी की चलती है तो मम्मी क्या होगी, मम्मी प्रधान होगी, नहीं, मेरे घर में पापा की चलती है तो पापा प्रधान होगी। अरे नहीं साथियों, एक चीज देखो, ये लोग क्या है, ये अपने में प्रधान होते हैं और ये क्या होते हैं, अपने में प्रधान होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है माता पिता हो गए, ठीक है, माता पिता हो गए। अब जैसे लिख लो सीताराम, सीताराम, सीताराम का मतलब क्या होगा, सीता और राम। जैसे राधा और कृष्ण, ठीक, सीता और राम। तो हमेशा ये चीज देखना है कि ये देखो अपने में प्रधान होते हैं, ये अपने में प्रधान होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके, अब देखते हैं इनके प्रकार की ओर, इनके प्रकार की ओर। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल लो, वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और नंबर दूसरा कौन होगा, वो होगा समाहार, समाहार द्वंद्व समास। और नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। देखो वैकल्पिक द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसमें आती है ज्यादातर विलोम, इसमें ज्यादा क्या होंगे, इसमें ज्यादातर होंगे विलोम। वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्द ज्यादा आते हैं। और समाहार क्या होता है, समाहार होता है यानी कि एक जाति का बोध होता है, एक जाति का बोध होता है, एक जाति का बोध होता है। और इतरेतर में क्या होता है कि सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, यानी कि सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, सिर्फ लिखे शब्द ही अपना अर्थ देंगे। अब देखो विलोम शब्द का देख लो, विलोम शब्द का देख लो, जैसे इसमें क्या होगा, सुख और दुख, जैसे लिख लो सुख और क्या होगा, सुख और योजक चिन्ह लगा दो और दुख, सुख और दुख। और जैसे लिख लो जीवन, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मरण हो गया। और हो गया जैसे भला और बुरा, भला और बुरा। तो देखो ये आपस में कैसे हैं, विलोम, आपस में कैसे हैं, विलोम। अगर पूछा जाए, जहां भी दिख जाए विलोम शब्द और पूछा जाए इसमें कौन सा समास है और उसमें वैकल्पिक द्वंद्व दिया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। और अब आ जाते समाहार द्वंद्व में। इसमें क्या होता है, एक जाति का बोध होता है, एक जाति का बोध होता है। जैसे लिखा है कंकड़ पत्थर, कंकड़ और पत्थर। तो देखो कंकड़ पत्थर क्या एक ही जाति को तो है ना, पत्थर क्या है बड़ा सा है, कंकड़ क्या एक छोटा सा, तो उसी की जाति का तो है ना। और जैसे दिया हो घास फूस, घास फूस, ये भी देखो एक ही जात के ना, कह देते घास और फूस, ठीक है, घास फूस। और हो गया जैसे कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा और मकोड़ा, मकोड़ा, कीड़ा और मकोड़ा, ठीक है, कीड़ा और मकोड़ा। अब देख लेते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है कि सिर्फ लिखे शब्द ही अपना अर्थ देंगे, जैसे कि भाई बहन, भाई और बहन। अब तुम लोग कहोगे कि इसमें क्यों नहीं लिखा, विलोम शब्द में क्यों नहीं लिखा, तो साथियों देखो भाई और बहन को विलोम शब्द में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये विलोम नहीं, विलोम शब्द नहीं इनमें लिख सकते, क्योंकि ये अपने अपने ही अर्थ देते हैं ना, दोनों अपने अपने अर्थ देते हैं, ठीक है, भाई और बहन। जैसे लिख लो राधा, राधा कृष्ण, ये अपने अपने में क्या है, ये अपने अपने में एक प्रधान है, ये अपने अपने में क्या है, अपने अपने में ये एक प्रधान है, इसलिए अपना अपना ये अर्थ देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। अब देख लो साथियों, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वो डाल लो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास और बहुब्री समास।
अव्ययीभाव समास और बहुब्री समास जो होगा उसे हम कल बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो कल जो चैप्टर होगा वो किसका होगा? अव्ययीभाव समास और बहुब्री समास। इसे ही खत्म करते हैं और उसे खत्म करने के बाद फिर क्या होगा? फिर तीनों चैप्टरों का ऑनलाइन क्या होगा? तीनों चैप्टरों का लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तीनों चैप्टरों का क्या होगा? लाइव टेस्ट। और वो तीनों चैप्टर कौन से होंगे? वो तीनों चैप्टर होंगे आपके वर्णमाला। नंबर दूसरा कौन सा होगा? नंबर दूसरा होगा संधि। और नंबर तीसरा क्या होगा? नंबर तीसरा होगा समास। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा समास। उस दिन तीनों चैप्टरों का क्या करेंगे? समाहार करके और तीनों चैप्टरों का लाइव टेस्ट लेंगे। तो ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।